नाम है इलेश दुबे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज हंटर पे। दोस्तों, हम लोग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 6 देखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग थर्मल पॉल्यूशन और प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। छोटी वीडियो होगी ये, ठीक है। तो इसको कवर कर लेते हैं और इसके बाद जो पार्ट होगा वो इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा और उसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको लेकर के। थर्मल पॉल्यूशन से पहले शुरू करते हैं। तो थर्मल पॉल्यूशन बेसिकली है क्या? तो थर्मल पॉल्यूशन जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, थर्मल थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट, ठीक है। तो हीट होता है थर्मल का मतलब। अब ये जो हीट है इसमें एक चीज़ क्या है कि किस चीज़ को हीट करने की बात की जा रही है। पॉल्यूशन का मतलब तो कुछ ऐसा ही होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ ऐड की जाए जिससे जो उसका नेचुरल चीज़ है वो चला जाए और वो टॉक्सिक चीज़ में कन्वर्ट हो जाए। अब गर्मी की वजह से कोई चीज़ टॉक्सिक कैसे बनेगी? तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए ऐसे कोई यहाँ पे रिवर जा रही थी, ठीक है। यहाँ आजू बाजू खूब सारी फैक्ट्रीज लगी हुई थी, लंबी 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 चौड़ी चिमनीज वाली, ठीक है। अब ये क्या हो रहा था कि जब इनमें काम हो जा रहा था इन फैक्ट्रीज में, तब ये गर्म पानी जो है इसमें डाल दे रही थी, जो इनका वेस्ट वाटर निकल के आता था। अब जब गर्म पानी इस रिवर में पहुंच जा रहा है तो इस रिवर का जो टेम्परेचर है ये ऊपर चला जाता था, ठीक है। तो टेम्परेचर इसका राइज कर जाता था, यानी कि रिवर में क्योंकि गर्म पानी मिला रहे हैं तो रिवर का पानी कैसा हो जाएगा, इधर इधर इस वाले इलाके का वो गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है उसको हार्म पहुँचता था, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड होती है और बहुत नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही जिंदा रह पाती है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। इसी के साथ हम लोग ये देखते हैं कि अब ह्यूमन इन्फ्लुएंस की वजह से, चाहे वो फैक्ट्रीज लगा रहे हो, चाहे वो कोई थर्मल पावर प्लांट हो, तो कुछ भी हो, उसमें ऐसा गर्म पानी डाला जा रहा है या फिर ऐसा ठंडा पानी डाला जा रहा है जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को हार्म पहुंच रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं कि किन किन चीज़ों की वजह से होता है थर्मल पॉल्यूशन के। बेसिकली कॉसेज के बारे में समझते हैं। तो ये कॉसेज हैं, उनके बारे में अगर समझें, सबसे पहले समझिए कि जो हॉट वाटर डंप कर देते हैं फैक्ट्रीज से और थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। यहाँ से जो हॉट वाटर डालते हैं हम लोग, क्योंकि पानी की ज़रूरत पड़ती है फैक्ट्रीज को, ठीक है। अब पानी की जब ज़रूरत पड़ती है फैक्ट्रीज को और फैक्ट्री जब उसका इस्तेमाल कर लेती हैं अपने इंजन्स को कूल करने के लिए या फिर थर्मल पावर प्लांट में उसको स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो जब पानी वो लोग वापस फेंकते हैं यूज़ करने के बाद तो वो गर्म पानी निकलता है, जो कि एक तरीके का वेस्ट वाटर है, ठीक है। तो उसको जब वो लोग किसी रिवर में या फिर किसी पॉन्ड में या फिर किसी ओशन में डंप करते हैं तो वहाँ के टेम्परेचर राइज कर जाता है, उस ओशन का, उस वाटर बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो इसमें होता ये है कि अगर ये टेम्परेचर राइज कर गया तो इससे दिक्कतें बढ़ जाती हैं। किस टाइप की दिक्कतें बढ़ जाती हैं? पहली चीज़ ये कि अब वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है वो उसके लिए अडेप्टेड थी नहीं, तो वो मरनी चालू हो जाती है। सो इट किल्स द एक्वेटिक लाइफ देयर, ठीक है। तो दैट किल्स एक्वेटिक लाइफ देयर, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसी के साथ अब क्या होता है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम लोग गर्म पानी जो है छोड़ते हैं फैक्ट्रीज में तभी थर्मल पॉल्यूशन कॉज होता है। एक और कॉज है, वो क्या है उसको समझिए। मान लीजिए ये एक स्ट्रीम है, कोई रिवर है, ठीक है। अब इस रिवर के बैंक्स पे यहाँ पे कोई पेड़ लगे हुए थे, ठीक है, पेड़ लगे हुए थे या फिर किसी भी टाइप की वेजिटेशन थी। तो ये जो वेजिटेशन थी ये शोर वाले इलाके को छाया देती थी। छाया देने से क्या मतलब है कि इस शोर वाले इलाके में ज़्यादा सनलाइट एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा सनलाइट एंटर नहीं कर पाएगा तो ये जो शोर वाला इलाका है इसका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो ट्रीज़ है इनको कट करना चालू कर दिया, इनका डिफॉरेस्टेशन किया, डीवेजिटेशन किया, जिसकी वजह से जो पहले सनलाइट को रोकते थे थोड़ा बहुत, वो अब रुक नहीं पाती सनलाइट, और अब सनलाइट जो है पानी के अंदर पहुंच के उस पानी का टेम्परेचर जो है बढ़ा रही है, रेस कर रही है। तो ये एक कॉज हो गया एक और थर्मल पॉल्यूशन का, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन, डीवेजिटेशन, दिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ थर्मल पॉल्यूशन, as well as dumping hot water from factories and power plants. This is also a major cause. उसी के साथ हम लोग जब कोल्ड वाटर फेंकते हैं, कोल्ड वाटर रिलीज करते हैं पानी में, तो उसका वो टेम्परेचर लो कर देता है, और जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक्वेटिक लाइफ बहुत नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड होती है, तो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो मरनी चालू हो जाती है। तो कोल्ड वाटर डंप करने से भी जो है हार्मफुल इफेक्ट होता है एक्वेटिक लाइफ पे, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब कोल्ड वाटर कहाँ से आता है, डंप कहाँ से करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी आगे एक स्लाइड में। तो अब ये देख लिया हम लोगों ने। इसी के साथ हम लोग को ये देखना था कि किस तरीके, अच्छा चलिए कॉसेज हो गया, इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। तो इकोलॉजिकल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें कि क्या क्या इफेक्ट कॉज करते हैं ये सारी की सारी चीज़ें, तो उसमें आता है कि भाई ये सबसे पहले तो ऑक्सीजन सप्लाई
जो होती है, यानी कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी के अंदर, वो कम कर देते हैं। जैसे ही पानी की, देखिए पानी के अंदर अगर ये हॉट वाटर डाल रहे हैं तो हॉट वाटर में क्या होता है कि वो गैसेस को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी अपनी खो देता है, यानी कि हॉट वाटर जितना ज़्यादा गर्म होता चला जाएगा उतना ही कम उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व हो पाएगा, कोई भी गैस डिजॉल्व हो पाएगी। सिंपल है, हेनरी लॉ, ठीक है, जो कि हम लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर क्या है कि पानी गर्म हो गया तो यहाँ पर ऑक्सीजन अब कम रह पाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसकी वजह से आपको कि ऑक्सीजन इसमें कम है, इस पानी के अंदर ऑक्सीजन कम हो गया, तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है डिकम्पोजिशन करने के लिए। अगर कोई भी पॉल्यूटेंट, कोई भी वेस्ट इसमें डाला जाएगा तो नेचर के पास अपनी कैपेसिटी है कि वो इस पॉल्यूटेंट को डिकम्पोज करके अपने आप को फ्रेश कर लेती है। तो कोई भी चीज़ अगर इसमें डाली जा रही है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए जो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं कि हमें इतना ऑक्सीजन चाहिए तो हम डिकम्पोज कर देंगे। लेकिन क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन ही कम हो गया है तो दिस डिक्रीजेज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ये पहली दिक्कत आ गई हमारे लिए, ठीक है। दूसरी दिक्कत क्या है कि जो पहले ग्रीन एल्गी थे वो कम ऑक्सीजन होने की वजह से अब ब्लू ग्रीन एल्गी में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर रिप्लेस हो जाते हैं। ये दूसरी दिक्कत आ गई, ठीक है। उसी के साथ साथ एनिमल्स मल्टीप्लाई करने में फेल कर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कम है, तो अब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ रह नहीं पाएगा। तीसरी चीज दिक्कत हो गई। चौथी दिक्कत ये हो जाती है कि जब बाहर का पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एक लेवल पे, तब जो वहाँ की फिशेज हैं, जो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ है, उनका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक रेट यानी कि उनका जो डाइजेशन का प्रोसेस है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, और जितने भी उनकी डेली प्रोसेसेस हैं वो एक तेज रेट पे होने लग जाती हैं। तो अगर डाइजेशन का प्रोसेस तेज रेट पे होने लग गया, रिस्पायरेशन का प्रोसेस तेज रेट पे होने लग गया, तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना कंज्यूम करेंगे क्योंकि उनका डाइजेशन बहुत जल्दी हो रहा है। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जब खाना कंज्यूम होगा तो वहाँ पर जो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस देखने मिलेगा और वहाँ के खाने की शॉर्टेज हो जाएगी, और फिर वहाँ पे पॉपुलेशन भी डिक्रीज करनी चालू हो जाएगी क्योंकि खाना कम हो गया और पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लगातार, तो उस पर फीड करने वाले लोग ज़्यादा हो रहे हैं खाने के ऊपर, तो खाना तो कम हो गया ना, तो पॉपुलेशन कम होनी चालू हो जाएगी, लोग मरने चालू हो जाएंगे, एक्वेटिक लाइफ खत्म होनी चालू हो जाएगी, ठीक है। ये चौथी दिक्कत आ गई कि इंक्रीज मेटाबॉलिक प्रोसेस। पांचवी दिक्कत है इम्पेयर्ड ऑस्मोसिस। अब क्या होता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है और जो बाहर का सराउंडिंग है ओशन का या फिर जो भी वाटर बॉडी है, उनके बीच में ऑस्मोसिस होता रहता है ताकि एक कंसंट्रेशन डेवलप रहे। अब ऑस्मोसिस आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, तो इस ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो भी खराब हो जाता है क्योंकि बाहर का पानी गर्म हो चुका है। उसी के साथ साथ सेल प्रोटीन जो है वो कोएगुलेट होना चालू हो जाते हैं। अब ये कोएगुलेशन क्या है, ये 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और एक प्रेसिपिटेट के टाइप की चीज़ फॉर्म कर देते हैं, मतलब एक टाइप का सॉलिड फॉर्म कर देते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन निरर्थक हो जाते हैं और उन प्रोटीनों का मतलब रह नहीं आता, ठीक है। इसी के साथ साथ जो एंजाइम का मेटाबॉलिज्म है कि एंजाइम कैसे काम करता है, एंजाइम का स्पीड क्या है काम करने का, उसको भी ये ऑल्टर करते हैं, चेंज कर देते हैं। रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट डालते हैं ये जो एक्वेटिक लाइफ है उसके। एक्वेटिक लाइफ जहाँ गर्म पानी है वहाँ से जा करके हटती है और नॉर्मल पानी में जाती है, तो ये एक माइग्रेशन का भी कॉज होता है। अब जितना ज़्यादा गर्म पानी हो जाता है उतना ही तेज प्लांट का ग्रोथ रेट हमें देखने मिलता है, ठीक है। प्लांट का ग्रोथ रेट अगर ज़्यादा तेज हो जाएगा तो वहाँ पे प्लांट की पॉपुलेशन में ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, वहाँ की स्पीशीज में उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब इसमें न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा डिजॉल्व होने चालू हो जाते हैं गर्म पानी में, तो यूट्रोफिकेशन हो जाता है, एल्गल ब्लूम भी हमें देखने मिलता है, ठीक है। अब जो एंजाइम प्रोटीन्स हैं उनकी क्वालिटी डिग्रेड होनी चालू हो जाती है, वो डीनेचुरेट होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। ये सब दिक्कतें हैं उसकी, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब इसी के साथ साथ जो है अगर क्योंकि डीनेचुरेशन हो गया है प्रोटीन्स का, अब क्योंकि डीनेचुरेशन हो गया है प्रोटीन्स का, तो ये हमको पता है कि जब प्रोटीन्स का जो एंजाइम प्रोटीन्स है उनका डीनेचुरेशन अगर हो गया है तो इससे क्या होगा कि देखिए मैं आपको बताऊं, एक प्रोटीन होता है जिसका एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं लिपिड, ठीक है। तो लिपिड को ब्रेक डाउन करके इससे एनर्जी निकालते हैं, ठीक है ना। तो अगर लिपिड को ये लोग ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाएंगे तो इससे एनर्जी निकल नहीं पाएगी, और जब एनर्जी नहीं निकल पाएगी तो बॉडी में एनर्जी रहेगी नहीं और माल न्यूट्रिशन कॉज हो जाएगा एक्वेटिक लाइफ में। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो आपका एंजाइम का है, एंजाइम प्रोटीन्स हैं उनका डीनेचुरेशन हो रहा है, ठीक है। अभी डीनेचुरेशन की प्रोसेस आपने 12th क्लास के बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ा होगा, इसके मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर डेप्थ में चला गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है जिसकी वजह से लिपिड्स को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो एनर्जी मिल नहीं पा रही और मल न्यूट्रिशन कॉज हो रहा है। उसके साथ ही साथ ये जो वार्म वाटर का यानी कि थर्मल पॉल्यूशन है, इससे इकोसिस्टम कॉम्पोजिशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे एक्वेटिक लाइफ माइग्रेट कर रही है,
जहाँ पर फेवरेबल एनवायरनमेंट है उनके लिए, तो क्या हो रहा है कि एक जगह पे बिल्कुल पॉपुलेशन ही नहीं है, एक जगह पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जा रही है कि वहाँ पर फूड ही कम पड़ जा रहा है, तो ओवर पॉपुलेशन हो जा रही है। दिस इज ऑल अबाउट द इकोसिस्टम कॉम्पोजिशन, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये सब। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं एक कोल्ड वाटर है, तो कोल्ड वाटर की वजह से भी जो है हमें देखने मिलेगा कि पॉल्यूशन होता है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कोई रिवर आ रही थी, पहले इसको इस तरीके से समझते हैं। ये कोई रिवर आ रही थी, ठीक है। अब रिवर में हम लोग बीच बीच में डैम बना देते हैं ताकि उसका पानी स्टोर कर सकें। तो मान लीजिए यहाँ हमने कोई डैम बना रखा था, ठीक है, तो डैम में पानी स्टोर हो गया, तो डैम में मान लीजिए पूरा फुल पानी ऐसे स्टोर था, ठीक है ना। अब क्योंकि जितना नीचे आप डैम के चले जाएंगे, जितना नीचे चले जाएंगे डैम के, उतना ही कम वहाँ सनलाइट पहुँचता है, तो यहाँ का जो पानी होगा ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा। तो अगर आप डैम का पानी छोड़ोगे तो ये नीचे वाला जो कोल्ड पानी है ये रिवर में पहुँच जाएगा। तो यहाँ का जो पानी था इसके अंदर जब कोल्ड वाटर मिला तो क्या होगा, इधर का पानी ठंडा हो गया, इसका टेम्परेचर कैसा हो गया, बहुत डाउन हो गया, ठीक है, अचानक से। तो यहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है ये इसको किल भी कर सकता है, उसको अफेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ रिवर की प्रोडक्टिविटी, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन और जितनी भी चीज़ें ये सब रखता है रिवर, उन सभी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोल्ड वाटर थर्मल पॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम बेस ऑफ रिजर्वायर्स, यानी कि वही डैम्स, इनटू वार्मर वाटर, देखा था हमने अभी, ठीक है, विच अफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ एंड रिवर प्रोडक्टिविटी। तो ये सब हो गया। इसी के साथ साथ इसके लिए क्या कंट्रोल मेजर लिए जाने चाहिए कि भाई जब आप फैक्ट्रीज से और थर्मल पावर प्लांट से पानी छोड़ रहे हो तो उसको पहले कूल कर दो, तब छोड़ो, तब ठीक रहता है। इसी के साथ साथ जितना हो सके उतना कम हीट को एज अ वेस्ट प्रोड्यूस किया जाए, ताकि कम से कम पानी की ज़रूरत हो एज अ कूलेंट, ठीक है। को जनरेशन किया जाए कि मतलब अगर कोई गर्म पानी निकाल भी रहे हो तो उसको पहले कहीं यूज़ कर लो, क्योंकि उस पानी में गर्मी है, उस पानी में हीट एनर्जी है, तो उसको आप जो है हीटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो कि नॉर्वे साइड में आपको देखने मिलेंगी, वहाँ पर इनका इस्तेमाल इस तरीके से होता है, ठीक है। अब डिफॉरेस्टेशन को बंद कर दिया जाए शोर लाइन्स पे, ताकि जो सनलाइट है जिसको रोक रही थी, वो लोग एक शेड प्रोवाइड कर रहे थे कोस्टल एरियाज को, वो शेड प्रोवाइडेड रहे और वहाँ के एक्वेटिक लाइफ को इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट थर्मल पोल्यूशन। एंड थोड़ी सी चीज़ और समझते हैं इसके बारे में कि अब इसके आगे एक और टाइप का पोल्यूशन हमको डिस्कस करना है, वो है प्लास्टिक पोल्यूशन। तो प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है कि भाई आपको नाम ही से पता लग रहा है कि इसमें प्लास्टिक को कहीं ना कहीं डंप किया जाएगा। तो जब प्लास्टिक को आप डंप करोगे तो क्या होगा, एक टाइप का पोल्यूशन होगा प्लास्टिक से, ठीक है। तो प्लास्टिक पोल्यूशन को पहले समझते हैं। अब प्लास्टिक पोल्यूशन में क्या है कि हम लोग यहाँ बेसिकली ओशन के बारे में देखेंगे कि वो ओशन में भेजते हैं प्लास्टिक को या फिर ओशन में डंप करते हैं, तो एक टाइप का मरीन पोल्यूशन क्रिएट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले भी हम लोग प्लास्टिक पोल्यूशन पढ़ चुके हैं सॉलिड वेस्ट में, तो वो हमने बेसिकली लैंड के लिए देखा था। इस यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो है ओशन के कंटेक्स्ट में देखेंगे, इसको हम लोग मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये ओशन के कंटेक्स्ट में है। तो यहाँ पर अगर आप प्लास्टिक को ओशन में डालोगे तो ओशन को ये टॉक्सिक बनाता है, जहरीला बनाता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये जो वहाँ की प्लैंकटन स्पीशीज है, प्लैंकटन आपके दो टाइप के थे, हमने पढ़ा हुआ था, एक था फाइटोप्लैंकटन, ठीक है, और एक था जू प्लैंकटन। तो जू प्लैंकटन बेसिकली एक कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं और फाइटोप्लैंकटन एक प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि दोनों ही जो हैं फिश के खाना है, ठीक है, दोनों को ही फिश कंज्यूम करता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो प्लास्टिक पोल्यूशन है इसमें ये क्या करता है ना, ये प्लैंकटन स्पीशीज को अफेक्ट करता है। तो प्लैंकटन स्पीशीज बेसिकली फिश का खाना है, तो अल्टीमेटली फिश पे फीड कौन करता है, जो लार्जर कार्निवोर्स हैं ओशंस में। तो कुल मिलाकर के एक जो जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन है, इन्हीं पे लगभग पूरा का पूरा फूड वेब वहाँ पर बनता हुआ है, फाउंडेशन है, ठीक है। तो अगर प्लैंकटन स्पीशीज ही खत्म हो जाएंगी प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से, तो एक तरीके से एक्वेटिक लाइफ ही खत्म हो जाएगी ओशन की। तो इस तरीके से प्लास्टिक पोल्यूशन जो है ओशन को हार्म कर रहा है। इसी के साथ साथ जो बैलेंस है इकोसिस्टम में उस पर भी हार्म कर रहा है, कौन, ये प्लास्टिक पोल्यूशन। तो दिस प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ वेरी सीरियस कंसर्न फॉर अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्या क्या और प्रॉब्लम्स कॉज करता है ये प्लास्टिक पोल्यूशन ओशन में, तो वो देखते हैं। तो क्या करता है ना कि अब जैसे मान लीजिए कि अगर ये लैंड है, ठीक है, लैंड पे कोई प्लास्टिक रखा हुआ है, तो इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी ऐसे ऐसे, तो ये इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चालू करेगी। तो लैंड पे क्या होता है कि इस प्रोसेस को जब सनलाइट पड़ती है और प्लास्टिक टूटना चालू होता है, जिसको हम लोग फोटो ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। तो फोटो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है डिग्रेडेशन के लिए, ये लैंड पे तेज होता है। वही चीज़ अगर ओशन में हो जहाँ पर प्लास्टिक ऐसे पड़ा हुआ हो, ठीक है, तो इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो इसका प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो ओशन में क्या है कि फोटो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो है, ठीक है, और जब प्रोसेस स्लो है तो उसका डिग्रेडेशन जल्दी होता नहीं, और जब डिग्रेडेशन जल्दी होता नहीं तो वहाँ पर वो ज़्यादा टाइम तक परसिस्ट करता है और टॉक्सिसिटी फैलाता रहता है। इसी के साथ साथ अगर लैंड पे है तो हम लोग उसको रिट्राइव कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं उसको,
ठीक है, उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर ओशन एनवायरनमेंट में है तो वो चीज़ डिफिकल्ट हो जाती है, रिट्राइवल, सॉर्टिंग एंड रिसाइकलिंग, ऑल दिस थ्री थिंग्स। इसी के साथ साथ जो प्लास्टिक्स हैं वो जब टूटते भी हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो वो माइक्रो पार्टिकुलेट फॉर्म में टूटते हैं, जिसको हम लोग माइक्रो प्लास्टिक भी बोलते हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक आर वेरी हार्मफुल इन नेचर, ठीक है, और इनका स्पैन ऑफ टाइम, जो रहने का टाइम है माइक्रो प्लास्टिक का, वो नॉर्मल प्लास्टिक से कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसी के साथ साथ अगर हम लोग ये देखें कि ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है, इसका रियल में हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं, इनका इम्पैक्ट क्या क्या है हमारे ओशन में, हमारे मरीन इन्वायरमेंट में, उसके बारे में देखते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं किसको हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक बेसिकली उनको बोलते हैं जिनका साइज 20 माइक्रॉन्स से नीचे होता है, ठीक है। माइक्रॉन एक साइज की यूनिट है, ठीक है, इट्स अ यूनिट ऑफ साइज, यू कैन लर्न दिस एनीवेज। तो ये माइक्रॉन साइज की यूनिट है, तो 20 माइक्रॉन से जिसका साइज छोटा होगा या फिर उसके अराउंड होगा, दैट विल बी नोन एज माइक्रो पार्टिकल, और इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्लास्टिक, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक अगर आ जाता है तो कंफ्यूज ना हो जाइएगा, समटाइम्स इट इज लाइक देयर ओनली, ठीक है। अब ये सब हो गया हमारे पास। अब इसी के साथ साथ जो है हमने ये देखा था कि ये जो प्लास्टिक्स होते हैं ये बेसिकली जू प्लैंकटन और प्लैंकटन स्पीसीज के लिए हार्मफुल होते हैं। तो आपने पढ़ा था कि जू प्लैंकटन जो है वो कंज्यूम करते हैं किसी न किसी चीज़ को, ठीक है, किसको, फाइटोप्लैंकटन को। तो फाइटोप्लैंकटन को जब कंज्यूम करते हैं तो क्या करते हैं ना, कभी कभी जू प्लैंकटन जो है गलती से माइक्रो पार्टिकुलेट फॉर्म में माइक्रो प्लास्टिक को भी खा लेते हैं, उनको इंजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जू प्लैंकटन इजिली इंजेस्ट, ठीक है, दीज माइक्रो प्लास्टिक्स, उनको फूड समझ के इंजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं। किस टाइप के जू प्लैंकटन, जनरली एक टाइप का जू प्लैंकटन है जिसका नाम है अंटार्कटिक क्रिल। ये जनरली जो है फूड समझ के माइक्रो प्लास्टिक को भी कंज्यूम कर लेते हैं अनसिलेक्टिवली, सिलेक्ट नहीं करते हैं कि हमारा फूड है ये माइक्रो प्लास्टिक है, नहीं, दोनों ही एक साथ कंज्यूम हो जाता है इनसे, ठीक है। अब क्योंकि प्लास्टिक्स के एक बात यह है कि ये बायो इनर्ट होते हैं, इनके पास अगर देखिए प्लास्टिक को अगर आप खा लेते हैं ना तो प्लास्टिक आपको हार्म नहीं करेगा जब तक उसके अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल पहले से प्रेजेंट ना हो। अगर एकदम सही प्लास्टिक को आप खाते हो तो वो प्लास्टिक आपकी बॉडी से तुरंत निकल जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये कोई ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी के अंदर कोई केमिकल तरीके से आपको टॉक्सिसिटी फैलाएगा, पर ये क्या कर सकता है, आपके एलिमेंट्री कैनाल में फंस सकता है, आपके डाइजेशन प्रोसेस को फंसा सकता है, किडनी में फंस सकता है, तो अलग अलग चीज़ों में फंस सकता है, गले में फंस सकता है, ठीक है, चोकिंग कर सकता है। तो ये फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है प्लास्टिक। लेकिन अगर प्लास्टिक में कोई पहले से ही डाइज वाइज या फिर कोई टाइप की पहले से ही कोई टॉक्सिक चीज मौजूद थी जो कि डिजॉल्व हो जाए आपकी बॉडी में, तब वो आपको हार्मफुल फैला सकता है। लेकिन बेसिकली प्लास्टिक जो है फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। तो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने के केसेस में भी ये फैटल होता है, ठीक है, जानलेवा होता है। हालांकि प्लास्टिक्स आर बायो इनर्ट इन नेचर, ठीक है। अब इसी के साथ जू प्लैंकटन जो कंज्यूम करते हैं, फिर जू प्लैंकटन को बाकी फिशेस कंज्यूम करती हैं, तो ऐसे ऐसे बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन पॉल्यूटेंट्स का होता चला जाता है माइक्रोप्लास्टिक के। तो इन दिस वे द होल मैरीन इकोसिस्टम इज पॉल्यूटेड, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है माइक्रो पार्टिकल्स के साथ कि ये जो है क्या करते हैं कि इन जैसे ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक में क्या है ना कि टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक दोनों टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड इस प्लास्टिक के साथ जुड़ जाएंगे, और इस प्लास्टिक को जब कोई कंज्यूम करेगा, चाहे वो जू प्लैंकटन हो या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म हो, तो उस जू प्लैंकटन के अंदर भी प्लास्टिक की मात्रा बढ़ जाएगी, फिर जू प्लैंकटन को जो कंज्यूम करेगा उसके अंदर बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या है इनके साथ प्रॉब्लम की इन माइक्रोप्लास्टिक के साथ टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ जाते हैं, जैसे कि डीडीटी, पीसीबीज, ये सब नॉनिल फिनॉल्स, ये सब जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल हैं जो चीज़ जुड़ जाती हैं, ये सब टॉक्सिक होते हैं, पर लो कंसेंट्रेशन में जुड़ते हैं, ठीक है ना, सी वाटर में, ओके। फिर क्या है कि अब देखिए ये तो हो गया कि भाई आपको मैं बता दूं कि जो प्लास्टिक की डेंसिटी होती है वो ऐसी होती है कि वो बायंट होते हैं। बायंट मतलब कि अगर ये ओशन है तो ओशन के सतह पे ही तैरेंगे, बहुत होगा तो यहाँ आ जाएंगे, पर सतह पे नहीं पहुंच पाते हैं, जो कि ओशन की सतह है, जिसको हम लोग बेंथिक लेयर भी बोलते हैं, जहाँ बेंथिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है पिछली वीडियोज में, जो ओशन की सतह पर जो ऑर्गेनिज्म पाया जाए उनको बेंथिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है ना कि कुछ ऐसे प्लास्टिक चीजें भी हैं जो बायंट नहीं होती, जो तैरती नहीं है, जो नीचे बैठने चालू हो जाती हैं। कौन कौन सी चीजें, जैसे कि नायलॉन के नेट फ्रैगमेंट, नायलॉन का जो नेट होता है जिसको आप फिशेस पकड़ने के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो, वो जब टूट जाते हैं तो वो नीचे बैठते चले जाते हैं, ओशन के अंदर नीचे बैठते चले जाते हैं और ये बेंथिक लेयर पे पहुंच जाते हैं। अब बेंथिक स्पीसीज जो यहाँ रहती हैं बेंथिक लेयर पे, उनको हार्म करते हैं ये नायलॉन के नेट फ्रैगमेंट्स इन फॉर्म ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रो पार्टिकुलेट मैटर। तो इसके लिए इतना ही इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग बेसिकली एक अलग टाइप का पॉल्यूशन पढ़ेंगे, पॉल्यूशन नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से पॉल्यूशन को जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बायोलॉजिकल तरीकों से, बायो रिमीडिएशन प्रोसेसेस जिसको बोलते हैं,
फिर हम लोग देखेंगे क्या क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, और उसके बाद जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा हमारा इस चैप्टर को लेकर के। तो दैट विल बी द लास्ट पार्ट वी विल बी लुकिंग इनटू, दैट विल बी पार्ट 7 ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल कंक्लूड दैट चैप्टर। ये सबसे बड़ा चैप्टर था लगभग अगर हम इन्वायरमेंटल मतलब इन्वायरमेंट की बात करें शंकर आर्य की किताब का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, इसलिए यहाँ से इसको टाइम देना भी जरूरी था, आराम से समझा गया है इसमें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग, थैंक यू।